देना। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमारी जो करंट में पॉलिटी की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक था राज्यसभा। राज्यसभा की पिछली क्लास में हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अभी एग्ज़ामों का दौर चालू हो गया है और पॉलिटी तो हर एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दिला लो, उसमें संविधान और राज्य व्यवस्था का कोई ना कोई पार्ट रहेगा ही। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके अभी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें रिवीजन के लिए, तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन तक हो गया था दोस्तों। बात होती यहाँ होगी 16वें क्वेश्चन से। ये राज्यसभा है सर, राज्यसभा है हमारा आज का टॉपिक। राज्यसभा के संबंध में यहाँ पे आज चर्चाएं होंगी। देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आपको पता है कि केंद्र सूची के विषय में कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची के विषय में कानून राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची में कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी। अगर दोनों में मतभेद होगा तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अवशिष्ट सूची में भी कानून केंद्र सरकार बनाती है। तो राज्य सूची में कानून राज्य सरकार बनाती है, परंतु कुछ ऐसा स्थिति आता है जिसमें राज्य सूची में कानून संसद बनाती है। संसद मतलब फिर राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनाएंगे, केवल राज्यसभा नहीं बनाएंगे। तो वो जो सिचुएशन है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 259 में। लास्ट क्लास पर इस अनुच्छेद में पूरा डिस्कशन हो चुका है, अनुच्छेद 259 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 259। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, धन विधेयक है ना। धन विधेयक से तो क्वेश्चन श्योर है कि पूछेगा। धन विधेयक में आपका ज्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास ही है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 110 में किसको परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को। किसको परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को। कौन से अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 110 में। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, देखिए धन विधेयक क्या होता है? वो विधेयक है ना, वो विधेयक, वो बिल, ठीक है, जो भारत सरकार के पैसे से संबंधित है। वो विधेयक, वो बिल जो भारत सरकार के पैसे से डायरेक्ट संबंधित है, उसको कहते हैं धन विधेयक। जैसे भारत सरकार अपना पैसा रखती है संचित निधि में, तो संचित निधि में धन डालना है, धन निकालना है, इससे संबंधित विधेयक। संचित निधि से कोई धन का कर कम करना है, टैक्स को बढ़ाना है, कम करना है, उससे संबंधित विधेयक। भारत सरकार जो ऋण ले रही है, ऋण दे रही है, उसका ब्याज दे रही है, उससे संबंधित विधेयक। कोई नया टैक्स लगाना है या हटाना है, उससे संबंधित विधेयक। डायरेक्ट कैश पैसे से, जिससे पैसा आ रहा है जा रहा है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं। डायरेक्ट पैसे से संबंधित विधेयक को हम क्या बोलेंगे? धन विधेयक बोलेंगे। इस पर आगे और विस्तृत चर्चा होगी। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है। इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछता ही है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाएगा।
धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा, पहले से परमिशन ले लेंगे, इसीलिए राष्ट्रपति धन विधेयक को सिग्नेचर करने से मना नहीं कर सकता क्योंकि पूर्व अनुमति ले चुके हैं। ठीक है, उसके बाद धन विधेयक में पूरी कार्रवाई लोकसभा में ही होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें थी धन विधेयक से संबंधित। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी जाता है। धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी जाता है और राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। अगर 14 दिन में वो धन विधेयक को पास नहीं करेगी तो लोकसभा खुद समझ लेगी कि राज्यसभा ने धन विधेयक पास कर दिया है। राज्यसभा का इसमें पावर नहीं है ज्यादा। लोकसभा से पास हुआ धन विधेयक राज्यसभा में गया, राज्यसभा कितने दिन रोकेगी? 14 दिन तक। 14 दिन में अगर पास करके नहीं दी तो लोकसभा क्या सोचेगी? धन विधेयक पास हो चुका है, अब वो पास करे ना करे। अगर राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन करती है, कुछ और बदलाव करती है और लोकसभा में वापस भेजती है तो कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा उस बात को माने। लोकसभा चाहेगी तो मानेगी या नहीं मानेगी। तो यहां पूरा पावर धन विधेयक के संबंध में किसके पास है? लोकसभा के पास है। किसके पास है पूरा पावर धन विधेयक के संबंध में? लोकसभा के पास है। ठीक है, लोकसभा के पास पूरा पावर है धन विधेयक के संबंध में। राज्यसभा या तो 14 दिन रोक ले, 14 दिन रोक लेगी, उसके बाद क्या है, लोकसभा उसको यह सोचेगा कि पास हो चुका है। या अगर राज्यसभा कोई संशोधन करती है धन विधेयक में तो लोकसभा उसको माने या ना माने, ये लोकसभा की मर्जी पर है। धन विधेयक मतलब डायरेक्ट भारत सरकार के पैसे से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है, जो भारत सरकार की आय और व्यय को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब राज्यसभा को धन विधेयक पे कोई पावर नहीं है, इसीलिए धन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं होती, क्योंकि लोकसभा क्या सोचती है, तू पास करे ना करे मैं तो पास समझ जाऊंगा। ठीक है, लोकसभा वाले क्या सोचते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक को पास करे ना करे, लोकसभा में 14 दिन बाद वो पास माना जाएगा, तो इसीलिए इस पे संयुक्त बैठक भी नहीं होती। और बात हो रही है वही धन विधेयक की। ठीक है दोस्तों, बात हो रही है धन विधेयक की। देखते हैं, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताया धन विधेयक 110 अनुच्छेद 110 को यह कहा गया है कि धन विधेयक अगर लोकसभा से पास करके राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा अधिकतम उसको कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। ठीक है, उसके बाद धन विधेयक में अगर कोई संशोधन करती है तो उस संशोधन को आपका लोकसभा माने या ना माने, ये लोकसभा के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें पहला सही है। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। ठीक है, यह भी सही है। अनुदान की मांग, जब सरकार पैसा मांगती है, सरकार चलाने के लिए, व्यय चलाने के लिए और पैसा मांगती है, तो अनुदान की मांग भी कहां पेश की जाती है? लोकसभा में ही पेश की जाती है। ठीक है, अनुदान की मांग भी लोकसभा में ही पेश की जाती है। ठीक है, और लोकसभा में ही अनुदान की मांगों पर मतदान होगा, है ना। लोकसभा में ही अनुदान की मांगों पर मतदान होगा। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। ये गलत है दोस्तों। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, इसी को आप लोग क्या कहते हो? बजट। बजट आपका लोकसभा में प्रस्तुत होगा परंतु राज्यसभा में भी उस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो यहां चर्चा भी नहीं हो सकती बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो धन विधेयक के संबंध में आपको समझ में आ गया कि पूरा पावर लोकसभा के पास है। आपको दूसरा चीज ये भी समझ में आ गया कि अनुदान की मांगे केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है और लोकसभा में ही मतदान होता है अनुदान की मांगों पर। ठीक है, अनुदान की मांगों पर अनुच्छेद 113 अनुदान की मांगे। ठीक है, उसके बाद धन विधेयक अनुच्छेद 110। ठीक है, तो इसमें सही क्या होगा? केवल 1 और 2। तो काफी डिस्कशन हुआ है इसमें, होप सो आपको समझ में आ जाए। धन विधेयक पर और चर्चाएं होती रहेंगी, तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशों लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी चाहिए और तत्पश्चात उन्हें विधेयक को अंगीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है,
ये हो गया कथन। कारण है धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। अब देखिए इस पे क्या कह रहे हैं, ठीक है, इस पे क्या कह रहा है, इस पे कह रहा है किसी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशों, लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी चाहिए, तत्पश्चात उन्हें अंगीकृत किया जाना चाहिए। ठीक, ये तो सही है, आपको ये पता है, अभी डिस्कशन हुआ है। धन विधेयक कहां पेश किया जाता है, केवल और केवल लोकसभा में, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, धन विधेयक कहां पेश किया जाता है, लोकसभा में। और धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अब धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में पास होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा जाता है। राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर धन विधेयक को पास नहीं करती तो लोकसभा क्या सोचेगी कि धन विधेयक पास है, चाहे राज्यसभा पास करे या ना करे। धन विधेयक में अगर कोई संशोधन राज्यसभा करती है और लोकसभा को बोलती है कि ये संशोधन को तुम लोग मानो, बदलाव करो, तो लोकसभा के ऊपर है वो धन विधेयक के संशोधन को माने या ना माने। और यहां बोल रहा है कि लोकसभा को अनिवार्यता धन विधेयक के संशोधन को मानना चाहिए, तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, आपको धन विधेयक के संबंध में पता है ना। धन विधेयक की 4-5 बातें हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर धन विधेयक को पास नहीं करती है तो लोकसभा ये सोचेगी कि धन विधेयक पास हो चुका है। अगर राज्यसभा धन विधेयक में कोई परिवर्तन करना चाहती है तो वो परिवर्तन को लोकसभा माने या ना माने, ये लोकसभा पर निर्भर करता है। ये यही लाइन कही गई है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। साधारण विधेयक, आपको पता है दोस्तों, साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है ना। संवैधानिक संशोधन विधेयक ये भी लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्य पुनर्गठन विधेयक ये भी लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा विधेयक, केवल धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। धन विधेयक, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। ठीक है, इसमें बोल रहा है कौन सी वो शक्तियां हैं जो लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज्यादा प्राप्त है। अब आप बताइए भैया, कौन सी वो शक्तियां हैं जो लोकसभा को ज्यादा प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। आप लोगों को ये पता है कि भैया धन विधेयक है ना और वित्त विधेयक, ठीक है, वो वित्त विधेयक भी धन विधेयक जैसा ही है, पर एक लाइन है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। तो वो वित्त विधेयक जो धन विधेयक से संबंधित है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, ये सही है। अनुच्छेद 110 है ना, धन विधेयक के संबंध में पूरा पावर किसके पास है, लोकसभा के पास है, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी सही है ना। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का एकमात्र अधिकार किसको प्राप्त है, अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसको प्राप्त है, राज्यसभा को, ये लोकसभा को प्राप्त नहीं है। आपके यहाँ अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी है जी, अखिल भारतीय सेवाएं वो जिनका एग्जाम यूपीएससी लेती है। हमारे यहाँ 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, है ना। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, अपने यहाँ ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है। और ये कोई भी सेवा अखिल भारतीय सेवा होगी, इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण
राज्यसभा करता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 312 के अनुसार। अखिल भारतीय सेवाओं का निर्धारण कौन करता है? राज्यसभा करता है। ये केवल पावर राज्यसभा के पास ही है। ठीक है, तो यहां पे राज्यसभा का पावर सबसे ज्यादा है चौथे ऑप्शन में। बाकी ऑप्शन में पावर किसका ज्यादा है? लोकसभा का। तो यही पूछ रहा है कि किसमें लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, तो ऑप्शन बी 1, 2, 3 पॉइंट में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। अगर मान लो राज्यसभा ने, है ना, बिल पास करके मेडिकल सेवा को भी अगर अखिल भारतीय सेवा कर दिया, तो फिर मेडिकल सेवा भी आपके आईएएस आईपीएस जैसी ही हो जाएगी। तो कोई भी सेवा, कोई भी नौकरी अखिल भारतीय सेवा होगी, इसका निर्धारण अनुच्छेद 312 के अनुसार कौन करता है? राज्यसभा करता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना? नहीं, ये तो कहीं भी हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना? ये भी नहीं हो सकता है। एक अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना? ऑप्शन होगा सी, है ना। तो दोस्तों आपको पता है, कोई भी अखिल भारतीय सेवाएं बनानी है या हटानी है, वो अधिकार किसके पास है? केवल राज्यसभा के पास। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस वाली नौकरी के बारे में बात कर रहा है, ये पावर किसके पास है? केवल राज्यसभा के पास। बाकी राष्ट्रपति को हटाने के लिए अपन लोकसभा राज्यसभा कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए भी कहीं भी कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन अखिल भारतीय सेवा, कोई सेवा अखिल भारतीय सेवा होगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये केवल राज्यसभा डिसाइड करती है। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 312 के अनुसार। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति कहां पे बराबर है? लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति कहां पे बराबर है? ठीक है, तो देखो दोस्तों, है ना, अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने पे राज्यसभा के पास ज्यादा शक्ति है, बराबर नहीं है। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति है। कटौती, किसी चीज के बजट में कटौती करने का जो प्रस्ताव है, वो भी लोकसभा के पास ही है। संविधान संशोधन के प्रस्ताव में लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर का पावर है दोस्तों। संविधान संशोधन के प्रस्ताव में लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर का प्रस्ताव है दोस्तों। ठीक है, देखिए, अगर संविधान में कुछ बदलना है तो वो मैटर को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग पास होना चाहिए। दोनों का वहां प्रस्ताव पावर बराबर है। तो दो चीज दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, संविधान संशोधन में, है ना, किसके पास? दोनों के पास बराबर प्रस्ताव है। ठीक है, और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। ठीक है, तो संविधान संशोधन के प्रस्ताव में दोनों के पास बराबर ताकत है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए राज्यसभा के पास ज्यादा प्रस्ताव पावर है। सरकार को हटाने में सरकार कहां बैठती है? लोकसभा में बैठती है। तो हटेगी कहां से? बहुमत लोकसभा में चाहिए, तो लोकसभा में सरकार के विषय में ज्यादा पावर है। कटौती प्रस्ताव में भी लोकसभा को ज्यादा पावर है ना। बराबर कहां पे है? संविधान संशोधन में। ऑप्शन होगा बी। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा बताइए, है ना। लोकसभा में सरकार पराजित होगी तो सरकार तो गिर जाएगी, लेकिन राज्यसभा में पराजित होगा तो क्या होगा? ठीक है, आपको पता है प्रधानमंत्री कहां पर बैठता है जी? लोकसभा में। अधिकांशतः प्रधानमंत्री और सरकार कहां से बनती है? लोकसभा से। अगर कोई आदमी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो लोकसभा में बैठ तो सकता है, बोल भी सकता है, परंतु वहां मतदान नहीं कर पाएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा में दल का नेता होता है। ठीक है, तो अगर राज्यसभा में सरकार पराजित हो जाए तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, सरकार नहीं गिरेगी। सरकार को गिराना है तो आपको लोकसभा में सरकार को पराजित करना पड़ेगा। राज्यसभा में सरकार पराजित हो जाए तो नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 75 के अनुसार सरकार सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, सरकार सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। इसीलिए अगर राज्यसभा में सरकार गिर जाए तो कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की
चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, नहीं है ना। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, ये भी नहीं है। जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, ये भी नहीं है। संविधान की चौथी अनुसूचियों में क्या लिखा है दोस्तों, है ना, इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, ये संविधान की कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची 4 में। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ये संविधान की कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची 4 में, है ना। शक्तियों का बंटवारा कौन से अनुसूची में, अनुसूची 7 में, है ना। 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में, है ना। जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूचित 5 में, ठीक है। उसके बाद इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन अनुसूची 4 में, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, बताइए संघीय क्षेत्रों को कहां प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि राज्य, जो राज्य होती है उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सीटें मिली होती है। तो क्या केंद्र शासित प्रदेशों की भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सीट मिली है, ये पूछा है। संघीय क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। यहां बात किसकी हो रही है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश की। किसकी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश की बात हो रही है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा में तो है स्थान, 4-5 केंद्र शासित प्रदेश है जिनको राज्यसभा में भी स्थान है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश है, उसको राज्यसभा में सीट है। दिल्ली हो गया, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसको भी राज्यसभा में सीटें मिली हुई है। पौंडीचेरी हो गया, पौंडीचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, उसको भी राज्यसभा में सीटें मिली हुई है। ठीक है, तो 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनको राज्यसभा में सीटें मिली हुई है ना। तो कुल हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। 8 में से 3 को राज्यसभा में सीटें मिली हुई है, बाकियों को नहीं मिली हुई है। तो यही बोल रहा है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदन कौन से हैं, केंद्र लोकसभा और राज्यसभा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा का सभापति तो नहीं होता, लेकिन उपसभापति सदन का सदस्य होता है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या है बताइए, बहुत डिस्कशन हो चुका है आप इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको ये पता है, इसको डिस्कशन करते हैं। ये पता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, ना कि राज्यसभा सदस्य की, है ना। और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता, उसको वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति का वेतन। ठीक है, पर वो आपका शपथ किसका लेता है, उपराष्ट्रपति का। काम क्या करता है, राज्यसभा का सभापति, और वेतन उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। शपथ लेगा उपराष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका मोस्टली काम क्या होता है, राज्यसभा का संचालन करना। तो उसका वेतन किसके लिए बनता है, राज्यसभा के सभापति के लिए। 4 लाख रुपए वेतन है। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति वो राज्यसभा का सदस्य ही रहता है। तो पहला ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का सभापति जो कि है उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति वो राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मतदान का, मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता। सही बात है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है दोस्तों,
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता। मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है, सही है। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सब लोग वोट देते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन वोट देता है दोस्तों? लोकसभा के सभी सदस्य, चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित। राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित। दूसरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन क्या होगा? केवल 2। ठीक है, क्वेश्चन आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? बिल्कुल नहीं। संसद द्वारा चयनित होता है? बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? आपको पता है किस सभा का? राज्यसभा का। राज्यसभा का कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जो क्या होता है? उस सदन का सदस्य नहीं होता। ये बहुत बार पूछा है, नॉर्मल क्वेश्चन है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ दोस्तों? ये भी बहुत पूछा है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ है? ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ है? ठीक है, तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल। कब? 3 अप्रैल 1952 में हुआ है। और इसकी पहली बैठक है ना, पहली बैठक कब हुई? इसकी पहली बैठक हुई 13 मई। कब? 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी राज्यसभा की दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा का सबसे पहले गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 और पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952। ये कभी कभी पूछ लेता है, तो डेट याद रखिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा का उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में सदन का नेता। बताइए, ये बात अपन बता चुके हैं, बताइए। ठीक है भैया, सरकार कहाँ बैठती है? लोकसभा में। अगर आप किसी राज्यसभा के सदस्य को मंत्री बनाओगे तो वो सरकार के साथ कहाँ जाके बैठेगा? लोकसभा में। वो लोकसभा में बोल सकता है, बात कर सकता है, पर मतदान नहीं कर सकता। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वो कहाँ बैठ सकता है? लोकसभा में। जैसे लास्ट टाइम स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य थी, एक समय स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य थी और कपड़ा मंत्री भी थी, तो वो कहाँ बैठती थी? लोकसभा में बैठती थी। देखिए, सरकार कहाँ बैठती है? लोकसभा में। सरकार का बहुमत कहाँ होता है? लोकसभा में। सरकार उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व तो लोकसभा में। यहां तक समझ में आ गया। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा का है, मंत्री तो कोई भी बन सकता है, लोकसभा का भी, राज्यसभा की भी। कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य है और वो मंत्री बन गया, तो मंत्री बन गया तो सरकार कहाँ बैठती है? लोकसभा में। तो वो भी कहाँ जाके बैठेगा? लोकसभा में। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा से है और मंत्री है तो वो लोकसभा में बैठ सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन होगा सी, मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, इसी प्रकार अगर दोस्तों प्रधानमंत्री लोकसभा से नहीं है, राज्यसभा से है, तो वो लोकसभा में बैठ सकता है, बात कर सकता है, पर वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, प्रधानमंत्री किसका नेता होता है? लोकसभा का नेता होता है। ठीक, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा का नेता नहीं होगा, फिर लोकसभा का नेता किसी और मंत्री को बनाएंगे। ठीक है, तो ये होती है बात, है ना। तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। चलिए, ये हो गया दोस्तों आपका राज्यसभा खत्म। आई होप सो आपको डिस्कशन समझ में आया होगा।
काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ है। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो संसद के कार्य प्रणाली पर होगी। उसमें आपके पूरे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसमें विधेयक के संबंध में, काम करने की पद्धति के संबंध में, लोकसभा में किस टाइप का काम होता है, राज्यसभा में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस पर डिस्कशन होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।